कुछ साल पहले मेरा यहाँ पे आना हुआ, तब से संदीप भैया को मैं इंटरनेट पे फॉलो कर रहा हूँ। आज हम उनका एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसको पूरे भारत को देखना चाहिए। नमस्ते, संदीप भैया की प्रोफाइल के बारे में ज़रा बता दूं। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, विभिन्न देशों में काम किया। फिर 2007 से ये कार्य स्टार्ट किया। आपकी यात्रा की मैंने कुछ फ़ोटो चुनी है आपकी प्रोफाइल से और आपके ब्लॉग से। मैं चाहूँगा आप सबको शेयर करें। 1992 की है। जो अच्छे विद्यार्थी थे उनको उन्होंने पुरस्कृत किया था। अच्छा, तब की बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। यह मैंने आपकी एक किताब पढ़ने के बाद ढूंढे। अच्छा ये एक कार एक्सीडेंट का है जो मैंने किताब में मेंशन किया था। ओके। मेरे साथ हुआ था। ओहो। और वो जो है वो कोल्ड स्टोरेज जो जल गया था। जी जी। तो मैं तो इनको मानता हूँ, इन्होंने मेरी दिशा बदलने में काफ़ी भूमिका निभाई। एक अंकल जी, उनको 2005 में हार्ट अटैक आया था और मुझसे बोले थे कि भाई तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं काफ़ी चलूँगा। बस उसी समय मैंने छोड़ा सब और यहाँ आने की तैयारी कर ली। ओके। और उसके बाद फिर हम लोग यहीं रह के जुट गए पूरा। ये यहीं के पास की तस्वीर है जो हम तालाब बना रहे हैं। जी। उस समय जब ये तस्वीर ली गई तब उनको कैंसर था, अच्छी स्टेज पे था, लेकिन हम लोग एक मन से काम में लगे हुए थे। ये चांद जैसी भूमि यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, एक तो चांद जैसी नहीं है, एक तो ये चुलिंग की है। गोपाल जी हमारे साथ काम करते हैं जी। उन्होंने भेजी है। जो ग्लेशियर की लाइन है उसके नीचे वापस वेजिटेशन बनाने की कोशिश है। दूसरी जरूर चांद जैसी है, लेकिन आप ये देखिए, ये किसी ज़माने में डंडा कारण्या बोला जाता था। मतलब ये इससे घने जंगल नहीं थे और आज पिछले 30 से 40 साल में ये चांद हो गया है। तो ये बहुत पुरानी पिक्चर है कि कैसे हम कहाँ पे क्या उगाएंगे, पानी कहाँ से आएगा, वो सब योजना चल रही थी। जी जी। लेकिन अब वहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी जंगल बनने लगे हैं। जी जी। चर्चा होती है। हाँ, ये मंथन हमारी मीटिंग्स है। जो ऊपर वाली आप पिक्चर देख रहे हो ये है, हम लोग सोलन हिमाचल में बैठे थे। जी। बगल वाली चुलिंग की है, वो गोपाल जी की है। जी। और तीसरी है नीचे वाली, वो है यहीं पे इसी जगह की हमारा मंथन की मीटिंग्स। अच्छा। तो इसमें हम लोग ये चर्चा करते हैं कि कैसे किसी गांव को, या जैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं उनको किस प्रकार से हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं, उसको गांव वालों से जोड़ें, उसको प्राकृतिक संपदा से जोड़ें, और क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका जो साथी नए नए जोड़ते हैं वो हमारे अनुभव से भी सीखते हैं कि इसको ऐसे पार करना है। ये शायद गंतलंगा किनारे हैं। ऊपर वाली तो जो एक कानपुर परिवर्तन फोरम है उनके माध्यम से एक बढ़िया काम हुआ था कि कानपुर के मध्य में एक बहुत बढ़िया हमने खाद्य वन बनाया था मॉडल। और नीचे रीता मैम है जी हैं। और फिर नीचे हम लोग का जो बिठूर में कार्य चलता है कि वहाँ पे हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 किसानों को प्रेरित करके, ये बहुत पुरानी बात है तो अब तो थोड़ा काम आगे बढ़ गया है। कैसे प्रेरित करें कि वो मौलिक पूरी संपदा को ही आगे बढ़ा के अपना जीवन यापन करें। ये वाली पोस्ट मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आपकी बहुत देखी गई थी। अच्छा। तो वो देखी इसलिए गई थी क्योंकि इसको और इसकी माँ को हम लोग संरक्षित करके लाए थे, तो इनके पेट में पॉलीथीन पड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पे अशोक भाई हैं, उन्होंने उसको ठीक किया, निकाला। एक चीज़ जो लोगों को पसंद आई थी कि वो कैसे शाम को ये खेला करते थे, मतलब एक भैंसा, एक कुत्ते के बच्चे साथ में, मतलब विभिन्न प्रजाति के सारे मिलके खेला करते थे। तो कैसे बच्चे खेलने के लिए अपनी प्रजाति की सीमाएं भी तोड़ लेते हैं, जबकि इंसान तो आपस में भी बात नहीं कर पाते और ये लोग अपना खेल ढूंढ लेते हैं। तो वो बहुत लोगों को पसंद आया था। ये बहुत प्रेरक प्रसंग है। हाँ, तो ये बरगद राम जी का प्रसंग है। तो ये आगे हमारी चर्चा होगी, लेकिन समस्या क्या है समाज की कि हम लोग बरगद पीपल उगाते नहीं है। पूजा तो करते हैं परंतु उगाते नहीं है। और ये किसी ने उखाड़ के फेंक दिया था, तो मुझे रास्ते में मिल गए थे। और इनके बरगद के बारे में किदवंती है कि वहीं लगते हैं जहाँ ये स्वयं लगना चाहते हैं, नहीं तो वो फिर सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ हमने आके लगाया, यहाँ 2-3 जगह कोशिश की, यहाँ पे आके वो फल गए, तो इनका नाम बरगद राम हो गया। और इसी के आगे हमने हनुमान जी के नाम पे पीपल के पेड़ भी लगा दिए।
छोटे छोटे, अब तो सब बड़े हो गए, तो हमसे काफ़ी बड़े बड़े हो गए। जी। तो ये था कि भारत में एक संवाद चलता रहता है कि मंदिर पग पग पर है, तो यही मंदिर है हमारे लिए, तो यही मंदिर है। सही बात है। और ये मंदिर यदि अच्छे चलेंगे तो आप समझिए सब जगह खुशहाली रहेगी। सही बात। तो आगे? आगे ये है कानपुर की पिक्चर है, आरएस की, मतलब रोजी शिक्षा केंद्र की। तो ये ऐसे भी हमारे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जी। तो यहाँ पे हम महिलाओं को बता रहे हैं कि कैसे हल्दी और महुआ से साबुन बनाना है। सोच वही है कि लोकल संपदा हो, उसके अराउंड ही उत्पाद हों, और वो जो कलाएं गायब हो गई हैं वापस सीख लें। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक बार प्रोग्राम हुआ था। जी जी। अच्छी बात है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी अब थोड़ी सी बच्चों को प्रैक्टिकल समझाने के लिए जी या कैसे दूसरे प्रकार के अर्थव्यवस्था में मॉडल हो सकते हैं वो बताने के लिए आ रहे हैं। जी जी। ये उसकी चित्र है। ये चित्र है हमारे यहाँ होली का, कि कैसे इस क्षेत्र में हम लोग होली मनाते हैं। जी। तो बड़ी आत्मीयता रही है, अब तो मुझे दशकों से ऊपर हो गए हैं, तो एक परिवार की तरह बन गया है। और अभी थोड़ा हमने कम किया है, क्योंकि क्या हुआ है कि एक पिछली पीढ़ी अलग थी, नई पीढ़ी उन्माद और उत्साह में फ़र्क नहीं समझ पा रही है, तो कुछ गलत हैबिट्स भी आ गई हैं लोगों में। लेकिन थोड़ा बांट रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं कि पारंपरिक जैसे सेम इसके पलाश के कलर को यूज़ करें, है ना, क्या क्या हम कर सकते हैं होली के अराउंड पारंपरिक तरीकों से, वो सब वापस से तैयारी कर रहे हैं। जी, ये फ़ोटो हमारी मम्मी की है, और ये छीन का मंदिर है हनुमान जी का। तो हम लोग काफ़ी घूमते रहते हैं साथ में। ये बैलगाड़ी, ये झोपड़ी, ये जीवन की सरलता ये नहीं, ये वास्तविक है। पीछे आपकी झोपड़ी दिखी रही है जहाँ हम बैठे हैं वहीं थोड़ी आगे बैलगाड़ी कभी हमने सीखी थी, चलाते थे। अब तो ईंधन इतना महंगा हो गया है, तो ये सबसे बढ़िया साधन है। और बाकी यही जीवन है, इसी में मज़ा है। सफ़र को शुरू से समझते हैं। 1992 में आप आईआईटी कानपुर गए, वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी नई दिशाएं खुली, वहाँ जाके समझ आया कि बहुत सारी पढ़ाई करने के तरीके हैं, आगे बढ़ने के तरीके हैं, और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा उस प्रतिस्पर्धा में जो एक दूसरे के लिए सम्मान हो जाता है, वो आता है आपको मेहनत करके, पढ़ाई करके। आईआईएम जाने का विचार कैसे आया आपके मन में? तो मैं इंडियन ऑयल गया आईआईटी कानपुर के बाद। एक तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी नहीं जॉब में, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों का उपयोग हो रहा था वो काफ़ी मैनेजमेंट स्तर की थी, तो इसलिए फिर तैयारी की और आईआईएम चले गए। आप विदेश में बहुत अच्छे पदों पर थे, ऐसे पदों पर कि हम जैसे लोगों का सपना होता है, ऐसा कैरियर हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है। फिर भारत आने का, इंडिया आने का विचार कैसे एकदम मन में आया? वो विचार कई सालों से, ये समझिए जैसे वापस से मैं नौकरी चालू की आईआईएम के बाद, तभी से चालू हो गया था कि पैसे का कितना उपयोग है इस धरती पे। तो ये समझ आने लगा था ये मायावी चीज़ है, कितने भी छापी जा सकती है, जितना वो छपेगी उतना ही हम लोग उपभोग करेंगे, और जब उपभोग करेंगे तो कहीं से तो संसाधन आएंगे। तो पहला सोच तो ये चल रहा था कि ये अंतहीन संसाधन का संसार तो है नहीं। दूसरा चीज़ ये था कि यदि अंतहीन संसाधन नहीं है तो फिर कहाँ से आएंगे। तो इसमें कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस पे काम किया, जो मैंने पढ़ा उस समय 2004-05 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला था कि या तो अंतहीन संसाधन है नहीं धरती पे, आपको उपभोग जो है वो प्राकृतिक ढंग से करना पड़ेगा, या फिर कहीं से संसाधन लाने पड़ेंगे। तो अगर हर एक व्यक्ति करोड़पति हो जाए, यहाँ संसार में सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना। तो पहली चीज़ ये समझ आई कि ये निरर्थक दौड़ है। दूसरी चीज़ ये कि यदि निरर्थक है और सब उसमें पड़े हैं तो संसाधन कहाँ से आ रहे हैं। ये जब नदियों को देखा, यहाँ पे पर्वतों में घूमे, तो समझ आया यहीं से तो संसाधन जा रहे हैं। एक सोच और ये चल रही थी कि इतना बड़ा यदि उपभोग हो रहा है संसाधनों का, और यदि वो यहीं से नीचे नीचे देश के संसाधनों से उठ के जा रहा है, भले ही वो विश्व भर में जा रहा है, तो हम क्या काम कर रहे हैं। चाहे हम फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे कहीं हो, चाहे आईटी में हो, हम अंत में तो देश अपने लिए तो पैसा बन रहा है, लेकिन
कहीं हम उसी व्यवस्था को चूस रहे हैं जहाँ पे हम पले बड़े, तो वो मन खिन्न हो गया कि ये नहीं करना है। अगला एक और विचार था कि इस तरह के सामान बने, इस तरह की सुविधाएं हों, लोकल इकोनॉमी हो, उस तरफ हम काम करें कि जिस कारण से भी गरीबी है नीचे, चाहे वो सही मूल्य नहीं मिल रहा लोगों को, उस दिशा में काम करें। ये था कि कब तक सोचेंगे, आखिरी में नौकरी छोड़ी और यहाँ पे आ गया। आपकी किताब द डायरी ऑफ ए स्नैक चार्मर, यह सवाल दूर बैठे लोगों से आया है कि किताब कितनी सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो आपने तो कुछ फोटो भी निकाली थी थोड़ी देर पहले। ये बोल सकता हूँ क्योंकि फिक्शन के फॉर्म में किताब है और संवेदनशील विषय भी हैं, तो ये वास्तविक है। अच्छा। है ना, कुछ घटनाएं मैंने खुद देखी, कुछ घटनाएं किसी और के साथ घटित हुई तो उसको फिक्शन के फॉर्म में दिया, कुछ घटनाएं समाज में चलती हैं तो वास्तविक हैं। और किताब का उद्देश्य ये रहा कि कैसे इन सब परेशानियों से इतर जाके हम सही भारत को देख पाएँ, क्योंकि कोई भी नया नौजवान आता है, उसको भी परेशानियां दिखती हैं, उसको कोई पॉलिटिकल समस्याएं दिखती हैं, उसको कुछ समस्याएं दिखती हैं कि वो सोचता है कि निराश हो जाता है। लेकिन वो निराश नहीं होने की बजाय ये सोच पाए कि ये सतही चीज़ें हैं, इनसे पार कैसे पाना है, इसके नीचे की परतें खुलती जाती हैं तो समझ आता है कि नहीं, इसके नीचे एक अलग भारत है और उसकी चेतना अलग है, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना है। तो किताब इसलिए लिखी थी। आपने नौकरी छोड़ी, एक्सीडेंट व आगजनी से गुजरे, फिर यहाँ कार्य की शुरुआत की, इस सब के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? जैसा पहले मैंने बताया, वो 3 दिमाग में चल रही थी चीज़ें। अब वो तो घटनाएं हो गई, कार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया, ये बात अलग है, लेकिन जो सोच थी वो नहीं बदली। ये था कि रास्ता ढूंढना और घटनाओं से और आसान हो गया, क्योंकि इन घटनाओं से क्या हुआ कि जो भौतिक चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई, थोड़ी सी मुझे भी चोट लगी, थोड़ा आर्थिक रूप से दिवालियापन भी हो गया, तो ये अब कोई ये शिकायत नहीं कर सकता मेरे से कि भाई आप तो संपन्न थे, और ये संपन्न आदमियों का शौक है। एक तरफ यह है कि कोई शोषण कर रहा है, वहाँ दूसरी तरफ शोषितों का भी ये होता है कि ऐसे ये काम नहीं किए जा सकते, आगे बढ़ें। और उद्देश्य तो ये है कि इस तरह की भारत में बहुत सारी संपदा है जिसको हम सहेज पाएँ, जोड़ पाएँ, उसको किसी प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न कर पाएँ, उसी दिशा में हम काम में लगे हुए हैं। संघर्ष से डर नहीं लगा? 4 लाइनें बोलता हूँ जी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, झेल धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव आए कुछ और निखर। ठीक है, तो संघर्ष से क्या, आप जब ये झेलोगे तभी निखरते हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हाँ तो आगे बढ़िया होगा। अच्छा, इसमें संघर्ष की बात बता रहा हूँ, तो ये एक प्रकार से हम रामायण अपन पढ़ते हैं, उसमें उनको राज प्राप्त होना था और उसी चंद क्षणों बाद उनको वन में जाना है, और वो भी अपनों के कारण। तो उस समय उनकी जो मानसिक दशा है, क्या उसमें आपको ये महसूस होता है कि मन में कोई अवसाद पैदा हुआ? नहीं हुआ। बहुत बड़ी हमारे लिए आप समझिए सीख है कि व्यक्ति जहाँ है, वो चाहे पत्थरों में रहे, चाहे वो जंगलों में रहे, यदि व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है तो कहीं कोई संघर्ष नहीं है। ये कार्य करने के दौरान क्या क्या बड़ी बाधाएं आई आपके साथ? देखिए, बाधाएं तो इस व्यक्ति का स्तर तय करती हैं, तो बाधाएं आना बहुत ज़रूरी है। बाधाओं का जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है वैसे ही आपको समाधान भी मिलते जाते हैं। पहली बाधा तो वो रही, ये भौतिक बाधाएं आई, आध्यात्मिक रूप से सोचने को मजबूर किया। आपने जो ज्ञान सीखा है परंपरागत तरीके से, जो चलित तरीके से, वो ज्ञान आपकी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हर समाधान आप उसी ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखते हो जी। क्योंकि अब आप टेक्निकली पढ़े हुए हो तो हर चीज़ को टाइम एंड लेबर में नापने की कोशिश करोगे, आउटपुट यील्ड में नापने की कोशिश करोगे। अब आप छोड़ के आए हो उस दुनिया को, लेकिन वो जाते नहीं निकलता है, और यहाँ कुछ और ही दुनिया है, तो नए ढंग से सोचना पड़ेगा। तो
वो पहली बाधा तो 2-3 साल की ये रही कि आपने वो अपने अंदर से विष निकाला, और दूसरी बाधा वो रही कि जब वो निकल गया फिर आपके सीखने की पद्धति तय हो चुकी है बचपन से एक तरीके से। अब आप देख के नहीं सीख रहे हो, आप चिड़िया को देख के नहीं सीख रहे हो। अब बताऊंगा एक पीपल के पेड़ के बारे में, देख के आप सीख जाते हो, वो आप सीखना बंद कर चुके हो, आप अनुभूति लेना बंद कर चुके हो। तो दूसरी बात है कि आपने सीखने की पद्धति ये रहेगी किताबें पढ़ लो, तो अब इस और जो दूसरे ज्ञान लिख के गए हैं उसी को चलो। अब उनका ज्ञान कितना अच्छा है, गहरा है, नहीं है, वो आप समझ नहीं पाते हो। तो 2-3 साल ये बाधा में निकले, इसी दौरान ये जंगल बनता रहा। फिर तीसरी बाधा ये रही जब ये होने लगा कि अब हम कैसे जो हमारे आसपास के लोग हैं उसको कैसे जोड़ें, है ना, क्या संभव है, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि भैया अब आप लग रहा है कि अब आप कुछ अच्छा करने लग गए हो, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं, तो इनको कैसे सक्षम बनाना। फिर अगली बात आ जाती है कि यहाँ तक आ गए, अब अगली बाधाएं जो आने लगी हैं कि सक्षम बनाने में कौन बाधा में आ रहा है। तो कई बार कानून नियम, जैसे अब हम मान लीजिए साबुन बनाना चाह रहे हैं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिखा है कि भाई आप एक बीएससी केमिस्ट्री लेके आओ। अब कहाँ से हम, इस 150 गांव में कोई बीएससी केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और हर कोटी में कहाँ से लाएंगे, और लाएंगे तो कितनी कीमत पे लाएंगे। तो छोटी छोटी नियम कानून की बाधाएं, ढांचा होते हुए अर्थव्यवस्था का हम वापस कैसे करें सारी चीज़ को। तो अब अगली बाधाएं ये चालू हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और बाधाएं अब आ रही हैं कि किस प्रकार से परंपरागत ज्ञान जो है विलुप्त होता जा रहा है। ये लगने लगा है जंगल तो बहुत हैं, पेड़ भी बहुत हैं, बन जाएंगे, अभी समय है, लेकिन ये जो आखिरी पीढ़ी है जो जा रही है, जो भारत का ज्ञान समेटे हुए थी अपने दैनिक कार्यों में, वो उसको कैसे, अगर वो पीढ़ी गई और तो इसको जोड़ना वापस मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वो एक अलग बाधा है जिसको हमें, उस कार्य में भी हम लोग लगे हुए हैं कि इस ज्ञान को समेटा जाए, उसको क्रियान्वित किया जाए। तो ऐसी बाधाएं हैं जो आप समझ लीजिए हर 2-4 साल में, जब आप व्यक्ति एक को पार करता है तो फिर समझ आता है, जैसे चक्रव्यूह की तरह कि अरे सामने एक और बाहर बड़ा महारथी खड़ा है। अगले खंड में हम अरण्यानी फूड फॉरेस्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।